नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की ओर। मिशन 24 में जुटी भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा की 5 सीटों पर की पर्यवेक्षकों की तैनाती। हर एक सीट पर 2 पर्यवेक्षक तैनात। जल्द प्रत्याशियों के नामों की भी होगी घोषणा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी। उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे कई केंद्रीय नेता। हर बूथ को मजबूत करने पर रहेगा फोकस। मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक की कोर्ट में हुई पेशी। कोर्ट ने पुलिस को दी 10 दिन के लिए कस्टडी। हल्द्वानी हिंसा के बारे में होगी पूछताछ। समायोजन की मांग को लेकर कोविड कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री के आवास के घेराव के लिए निकले। पुलिस ने रोका। आंदोलनकारियों का विपक्ष पर भी अनदेखी करने का आरोप। खनन कारोबारियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। निर्धारित मूल्य पर खनन खरीद की मांग। मांगे न पूरी होने पर करेंगे प्रदर्शन। चंपावत में मजदूरों से भरी बस पलटी। हादसे में 17 मजदूर हुए घायल। गंभीर रूप से घायल हुआ एक मजदूर। चंपावत में होटल के कमरे में मिला युवक का शव। होटल के स्टाफ में मचा हड़कंप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। होली में 1 महीने का समय बाकी। लोगों में अभी से चढ़ने लगे होली के रंग। होली की तैयारियों में जुटे लोग। उधम सिंह नगर में पुलिस ने मकबारा फार्म के पास हुई लूट का किया खुलासा। सीसीटीवी की मदद से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने लूटा हुआ सामान किया बरामद। रुड़की में रविदास जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा। अरविंद प्रधान ने फीता काटकर शोभा यात्रा का किया शुभारंभ। भजन पर युवाओं में दिखा भारी जोश। अब रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 110वां संस्करण सुना। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला सशक्तिकरण, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, वन्यजीव संरक्षण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। वहीं कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेशवासी भी इस बार लोकतंत्र का त्योहार अवश्य मनाएं। इसके साथ ही उन्होंने 18वें लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो ओजस्वी विचार हैं, उन ओजस्वी विचारों को सुना और आपने देखा किस प्रकार से आज प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग प्रकार से मन की बात में अनेक विषयों को हमारे सामने रखा। आगे हमारे नौजवानों के लिए उन्होंने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं उनके लिए भी संदेश दिया कि लोग तंत्र के महायज्ञ में अपना योगदान देना है। पहली बार वोट करने वालों को बड़ी संख्या में वोट देने के लिए अपनी आहुति देनी है, अपना योगदान देना है। बीजेपी ने लोकसभा की 5 सीटों पर पर्यवेक्षकों की तैनाती कर दी है। बता दें कि हर लोकसभा सीट के लिए 2 पर्यवेक्षकों की तैनाती की गई है। जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। किसी सीट पर 5 से अधिक तो कहीं 4 आवेदन प्राप्त हुए हैं। हमने हर लोकसभा के पर्यवेक्षक तय कर दिए हैं। उन पर्यवेक्षकों को बता दिया है कि उनको किन लोगों से बातचीत करते हुए और पैनल फिर वो भेजेंगे। और 26 तारीख विधिवत घोषणा कर रहा हूँ, 26 तारीख को स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड अपनी बैठक करेगा जिसमें हमारे प्रभारी दुष्यंत गौतम जी रहेंगे और हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम भेज देंगे। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने गैरसैंण में प्रतीकात्मक विधानसभा आयोजित किए जाने का आह्वान किया है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ मिलकर आगामी 27 तारीख को यह सत्र आयोजित किया जाएगा। इस प्रतीकात्मक सत्र में आम आदमी पार्टी भी शामिल हो रही है। पार्टी की वरिष्ठ नेत्री उमा सिसोदिया ने भी सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र देहरादून में कराए जाने का निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है।
देखिए, गैरसैंण बीजेपी के लिए पूरी तरह से गैर है। वो लगातार हर अपनी मीटिंग में, हर घोषणा पत्र में, हर मैनिफेस्टो में बड़े प्रेम के साथ, बड़े भाव के साथ बोलते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो गैरसैंण को राजधानी बना देंगे। लेकिन आज हमारे पास 3-3 राजधानी के भवन हो चुके हैं, 3-3 विधानसभा भवन, तीसरे भवन की पूरी तरह से तैयारी है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, लेकिन अभी तक गैरसैंण आज तक राजधानी नहीं बन पाया। वो इस बात को कहते हैं कि हम वहां पर ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करेंगे। अंग्रेजी मानसिकता देखिए आप बीजेपी वालों की, ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करेंगे और ग्रीष्मकाल में भी नहीं जाते हैं। 2 साल से वहां पर सत्र नहीं हुआ। इंडिया अलायंस जो पूरी मजबूती के साथ इस समय पूरे देश में खड़ा है, और आप लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बीजेपी इंडिया अलायंस से घबराई हुई है, हमने चंडीगढ़ के जो मेयर चुनाव हुआ था उसमें देखा है। से शहीद आंदोलनकारियों की आत्मा को छलनी करते हुए यहाँ प्रदेश की भाजपा की सरकार ने ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिया कि बजट सत्र यहाँ देहरादून में होगा, जबकि ये बहुत पहले प्रस्तावित हो चुका है, ये बहुत पहले इसका अनुमोदन हो चुका है विधानसभा से कि किसी की भी सरकार हो, विधानसभा सत्र गैरसैंण में ही होगा, ताकि मूल अवधारणा जो पृथक पहाड़ी राज्य की थी वो जिंदा रह सके, वो बची रह सके। देखिए, ऐसा है, जय श्री राम सबको बोलना चाहिए, हमारे इष्ट देव हैं। और राजनीति में अगर आपको जय श्री राम बोलना है तो राम नीति पर भी चलना पड़ेगा, ये राष्ट्र नीति है। और दूसरी बात, करण महाराज संवैधानिक प्रक्रियाओं के अगेंस्ट जाकर वहां पे अपना सत्र आहूत कर रहे हैं। मैंने आपको कहा कि बहुत ही इमेच्योर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी ने बनाया है, जिनको ना संगठन चलाना आता है, ना सांगठनिक उनको शक्तियों का कुछ अता पता है, और अब जो है खेल खेल रहे हैं वहां पे। मैं तो कहूंगी कि इनके जो पार्टी के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी थोड़ा इनको सुननी चाहिए और बच्चों की तरह मनमानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उनका फजीता निकल रहा है। आगामी 28 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा फिलहाल रद्द हो गया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर कई केंद्रीय नेताओं का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 28 तारीख को उत्तराखंड दौरे पर थे। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि फिलहाल राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिल्ली में कई महत्वपूर्ण बैठक और कार्यक्रम है, जिसकी वजह से फिलहाल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा रद्द हो गया है। आदित्य कोठारी ने कहा कि जल्द ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड नई तिथियों की जानकारी भी देगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के 3 कार्यक्रम उत्तराखंड में 28 तारीख को प्रस्तावित थे, और चूंकि अभी केंद्रीय स्तर पर बहुत सारे निर्णय होने हैं और कई तरह की बैठकें दिल्ली में हैं, अलग अलग राज्यों में भी जो है बैठकें आयोजित की गई हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की व्यस्तता के कारण 28 तारीख का कार्यक्रम अभी स्थगित हुआ है और आगे की तिथि उनकी तय होकर के केंद्रीय कार्यालय से हमको मिलेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद अब देश के अन्य राज्य भी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसके तहत असम सरकार ने अपनी कैबिनेट में मुस्लिम मैरिज लॉ को समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिस पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उत्तराखंड यूसीसी की दिशा में अग्रणी राज्य है, जिसका अब अन्य राज्य भी अनुसरण कर रहे हैं और वो दिन जल्द आने वाला है जब हम देश के अन्य राज्यों से लागू होते हुए केंद्र सरकार भी यूसीसी को लागू करेगी। देखिए, हमने पहले ही कहा है और समय समय मेरे बयान आए हैं कि यूसीसी के लिए उत्तराखंड पायनियर स्टेट है, और निश्चित तौर पर जो हमने एग्जाम्पल रखा है पूरा देश उसको आने वाले समय में फॉलो करने जा रहा है। एक दिन वो भी आएगा जब पार्लियामेंट में भी ये बिल पास होगा। अभी तो प्रदेशों के माध्यम से होते हुए जा रहा है, तो समय आएगा कि पूरे देश के अंदर लागू होगा, और मुझे खुशी है कि पूरा देश हमको फॉलो कर रहा है। बीकेटीसी की बजट बैठक में केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा मार्ग और कई यात्री सुविधाओं के विकास के लिए 10 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को देने का निर्णय लिया गया है। इस धनराशि के लिए रुद्रप्रयाग और चमोली के जिलाधिकारी शासन के जरिए बीकेटीसी को प्रस्ताव उपलब्ध कराएंगे। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि 4 धाम यात्रा को लेकर सरकार हर साल बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब 4 धाम यात्रा शुरू होती है तो सरकार की व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं।
देखिए, चारधाम यात्रा को लेकर सरकार हर साल बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो सरकार की व्यवस्थाएं धरी की धरी रह जाती हैं, अव्यवस्थाओं का अंबार लग जाता है। आने वाले तीर्थ यात्रियों को तमाम जो है असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। पिछले वर्ष और उससे पिछले वर्ष हमने देखा कि रिकॉर्ड तीर्थ यात्रियों की मौतें हुई। उनके लिए समुचित स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था नहीं थी, पार्किंग की व्यवस्था नहीं थी, तीर्थ यात्रियों के खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, और दर्शनों के लिए बड़ी जद्दोजहद जो है तीर्थयात्रियों को करनी पड़ रही थी। चंपावत में उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से 2 दिवसीय आरपीएल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी नवनीत पांडे और प्रकाश चंद तिवारी ने शिरकत की। विभाग की अपर निदेशक पूनम चंद ने बताया कि इस कार्यक्रम के तहत अब तक 1800 लाभार्थियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। मैं उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किया हमने, जिसके अंदर कैंप लगाया जाएगा। इनको क्या है, आरपीएल उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से बहुत ही अच्छी और बेहद आपके मतलब इनके नॉलेज के लिए ये चीज बहुत ही अच्छी और इनके लिए जरूरी है। क्या है आरपीएल? आरपीएल क्या है? रिकॉग्नाइज प्रियर लर्निंग। जो लोग पहले से ही अपने काम में निपुण हैं, पहले से ही अपना होटल चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, ठीक है, और अपने रेस्टोरेंट चला रहे हैं, उनके पास प्रमाण पत्र नहीं है, तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग की तरफ से यह पहल की गई है। ड्रग फ्री देवभूमि बनाए जाने के क्रम में पुलिस एसपी अजय गणपति के निर्देशन में लगातार नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में चंपावत के टनकपुर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने 3 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। साथ ही मामले में केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू हो गई है। पुलिस ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पहले भी 2 मामले दर्ज हैं। रुद्रपुर के उधम सिंह नगर में बीजेपी के मेयर रामपाल की गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसएसपी कार्यालय के बाहर कांग्रेस समर्थकों ने धरना दिया। आपको बता दें कि मेयर रामपाल और कांग्रेस महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा के बीच शिलापट को लेकर मारपीट हुई थी। गिरफ्तारी न होने पर कांग्रेस के नगराध्यक्ष ने आत्मदाह करने की भी चेतावनी दी है। मारपीट के मामले का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस मामले में निष्पक्ष जांच करने की बात कह रही है। तो मैं बताना चाहूंगा कि ये कांग्रेस और बीजेपी का मामला नहीं है, ये 2 पक्ष का आपसी विवाद है और दोनों पक्षों ने इसमें तहरीर दी है, और दोनों पक्षों ने जो तहरीर दी है उसमें आरोप भी एक जैसे एक दूसरे पे लगाए हैं। तो सभी पक्षों की जांच की जा रही है और जांच के बाद आवश्यक कार्रवाई, जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। देखिए, जो संपूर्ण घटना है वो जांच के दायरे में है। पूरी जांच को हर विभिन्न पहलुओं से देखा जा रहा है कि घटना से पहले क्या हुआ, घटना के बाद क्या हुआ, और इसके बाद जो जांच का निष्कर्ष निकलेगा उसके बाद जो आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक का टाइम मांगा है और हमारा इतना कहना है जो भी ये मामला है इसमें आप जांच करो, लेकिन शक्ति विहार कॉलोनी में जो बाहर से लोग आए जिन्होंने सीपी शर्मा पे अटैक किया, पथराव किया, उनके चेहरे उजागर हो चुके हैं, उनका वीडियो सबके पास पहुंच चुका है। वो लोग गिरफ्तार होने चाहिए। कल 10 बजे तक अगर ये लोग गिरफ्तारी करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो कल हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठेंगे और हमें चाहे जेल भेजना पड़े, हमें चाहे जेल भेज दें, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे। कल हमने सारी डिटेल सीओ साहब को दे दी है। सारे हमने जो पत्राचार निगम के से किए, एमएनए से किए, व्हाट्सएप ग्रुप में सोसाइटी में मैंने मैसेज किए, सारी प्रक्रिया का मैंने पालन करते हुए सब कुछ मैंने किया है। वो सारी हमने एसएसपी को दे दिया है, सीओ साहब को, और हमने मांग की है कि जो दोषी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।